इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बनाई गई है। शादी एक इश्क की शुरुआत सीज़न 2 का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 22। इससे पहले के एपिसोड मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। केबिन में अथर्व इस वक्त आव्या की केबिन में बैठा हुआ था। आव्या पेशेंट्स को चेक करने में बिजी थी। चेक करने के बाद आव्या चेयर पर बैठते हुए कहती है, हाँ तो बताओ अब क्या हुआ। बोलते हुए आव्या स्टेथोस्कोप टेबल पर रखकर अथर्व को देखती है। अथर्व बड़े गौर से आव्या को देखता है, फिर मुस्कुराते हुए कहता है, वो मैं ये कह रहा था कि हम दोनों के बीच दोस्ती तो हो गई, क्यों ना आज कहीं वक्त बिताने चले। जैसे ही आव्या ने ये बात सुनी, उसने अथर्व को घूर कर देखा। उसे अथर्व की बातें बहुत अजीब सी लगी। आव्या ने तुरंत कहा, हेलो मिस्टर, मैंने तुमसे दोस्ती की है, बॉयफ्रेंड नहीं बनाया है जो तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगी। वैसे भी मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, अगर उसने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। आव्या ने ये बात वार्निंग वाले लहजे में कही थी। आव्या की बॉयफ्रेंड वाली बात सुनकर अथर्व के फेस एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। उसने एक नज़र आव्या को देखा और बोला, बॉयफ्रेंड पहले तो कभी नहीं बताया। अथर्व के कहने पर आव्या ने बस अपना मुंह बिगाड़ा। अथर्व ने ये देखकर फ़ोन पर कुछ किया और फिर आव्या को देखकर बोला, ठीक है फिर बताओ कौन है और क्या करता है। आव्या आंखें छोटी करके अथर्व को देखने लगी, क्योंकि अथर्व ये जानने के लिए क्यूरियस था और अथर्व की क्यूरियोसिटी से आव्या को बहुत अजीब फीलिंग आ रही थी। आव्या के एक्सप्रेशंस देखकर अथर्व ने तुरंत अपनी क्यूरियोसिटी को छुपा लिया। आव्या ने अथर्व को बहुत ध्यान से देखते हुए कहा, मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लगने लगा है जैसे तुमने मुझसे दोस्ती कुछ करने के लिए की है, मतलब जैसे कोई मकसद। बोलते ही आव्या चुप होकर अथर्व को सीरियसनेस से देखने लगी। जैसे ही अथर्व ने यह सुना, उसका चेहरा पीला पड़ गया, जैसे वो पकड़ा गया हो। आव्या बहुत देर तक तो उसे शक भरी निगाहों से देखती रही और वहीं अथर्व अपने आप को आव्या की नज़रों से बचाने की कोशिश करने लगा था। अचानक ही आव्या हंसने लगी। वो बिल्कुल खुलकर हंस रही थी। वो हंसते हुए एकदम से बोली, हा हा हा, तुम्हारी शक्ल देखो अपनी। ओह गॉड, कितने डर गए हो तुम। अथर्व ने नीचे छिपाए फ़ोन को तुरंत बंद करके अपनी पॉकेट में रख लिया। फिर वो भी हल्का मुस्कुराते हुए आव्या को देखने लगा। उसने अपनी सिचुएशन उसी मुस्कुराहट में छुपा ली। अथर्व टेबल पर दोनों हाथ रखे आव्या को एकटक देखते हुए बोला, तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है। ये सुनते ही आव्या की हंसी गायब हो गई। अथर्व आगे बोला, बहुत नसीब वाला है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। बोलकर उसने आव्या को स्माइल पास की। आव्या ने भी बदले में स्माइल कर दिया। अथर्व अपनी जगह से उठकर बोला, ठीक है अब मैं चलता हूँ, मैं बस तुमसे मिलने आया था। आव्या ने बस सर हिला दिया। वो तो अथर्व पलटकर तुरंत केबिन से निकल गया। अथर्व हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए ब्लूटूथ पर टैप करके धीरे से बोला, इससे काम नहीं चलेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। लड़की बहुत शातिर है। बोलते ही उसने ब्लूटूथ बंद किया और अपनी बाइक पर बैठकर वहां से निकल गया। दूसरी ओर एक कमरे में आव्यान चेयर पर बैठा हुआ एकटक बेड पर लेटी नैना को देखे जा रहा था। कमरे का दरवाज़ा खुला और रुद्र कमरे के अंदर एंटर हुआ। रुद्र चलकर बेड पर बैठा और नैना के मुरझाए हुए चेहरे को देखते हुए बोला, तुमने मॉम को यहाँ क्यों शिफ्ट करवा दिया। अव्यान चुपचाप सा बस नैना के चेहरे को ही देख रहा था। कुछ देर तक तो शांति पसरी हुई थी, फिर कुछ ही पलों में अव्यान ने नैना के हाथ को थाम लिया। अव्यान की आंखों में इमोशंस नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने ऐसा करने से उसके अंदर के इमोशंस जाहिर हो रहे थे। रुद्र ने अव्यान के हाथ को देखा और फिर अव्यान के चेहरे को। अव्यान बस चुप रहा, उसने एक शब्द भी नहीं कहा। रुद्र अब उठा और अव्यान की बैठी चेयर को पकड़कर उसके ऊपर झुक गया। अव्यान की नज़र अब नैना से हटकर रुद्र पर चली गई। रुद्र अव्यान की आंखों में देखते हुए बोला, व्हाट हैपेंड, एनी प्रॉब्लम। अव्यान आराम से चेयर से टिककर बैठते हुए बोला, नथिंग। बोलते हुए उसने अपने हाथ से चेयर को पकड़ लिया। रुद्र ने अव्यान के चेयर पर साइड में अपने घुटने को रखा और बोला, कुछ तो बात है, ऐसा तो नहीं हो सकता तुम्हारे एक्शन का कोई मतलब ना हो। अव्यान ने रुद्र के चेहरे को देखा। रुद्र अव्यान के हर एक एक्शन को अच्छी तरह से समझता था। अव्यान की नज़र अब फिर एक बार नैना पर गई। उसने नैना को देखते हुए कहा, माँ होश में आने वाली है कुछ दिनों में। जितना मैं अपनी मम्मा के होश में आने के लिए बेकरार नहीं था, उतना मैं माँ के होश में आने के लिए बेकरार हूँ। उन्हें होश आएगा, इस बात को सोचकर मुझे इतना सुकून मिल रहा है जितना मैं अपनी मम्मा के होश में आने पर नहीं था। यू नो रुद्र, योर मदर इज़ वेरी पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड। बोलते हुए अव्यान ने रुद्र को देखा। रुद्र अव्यान से दूर होकर फिर से बेड पर बैठा और नैना को देखते हुए बोला,
आई नो वेरी वेल एंड आई ऑल्सो नो मेरे डैड से ज़्यादा कमीना इंसान इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। बोलते हुए रुद्र ने अपनी मुट्ठी कस ली और आंखें बंद करके कुछ याद करने लगा। डोंट रुद्र, अव्यान ने एकदम से कहा, जिसे सुनकर रुद्र ने आंखें खोलकर अव्यान को देखा। वो सब याद करोगे तो तुम्हें गुस्सा आएगा और फिर तुम तुम्हारे बाप को मारने के लिए तड़पोगे। गुस्से में तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो और फिर मैं भी तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाता। इतना बोलते हुए अव्यान बस एक रुद्र की आंखों में देखता रहता है। रुद्र ने ये देखकर अपनी पलकें झपका दी। ऐसा करते हुए वो अव्यान को बता रहा था कि ठीक है। वहीं दूसरी तरफ शराब के नशे में डूबे हुए लड़के की अब आंखें खुली। तब तक दोपहर के 2 बज चुके थे। वो टाइम देखकर बाहर की तरफ देखा जहां सूरज की चमचमाती धूप की रोशनी अंदर आ रही थी। उसने अपनी पलकें झपकाईं और बैठकर नीचे से शराब की बोतल निकालकर सीधे अपने मुंह में लगाकर पीने लगा। 4-5 घूंट पीने के बाद उसका नशा अब फिर एक बार जाग गया, पर वो बिल्कुल भी नॉर्मल लग रहा था। उस लड़के ने कंबल को अपने ऊपर से हटाया और बेड से उठकर खड़ा हुआ। उसने कदम थोड़े हिल रहे थे। वो डगमगाते हुए आगे बढ़ने लगा। चलते चलते एकदम से उसका नशा भारी हुआ और किसी से टकरा गया। टकराते ही वो संभल ना सका और सीधे फर्श पर गिर गया। उसी के साथ चूड़ियों की छनकार के साथ उसके ऊपर एक लड़की गिरी। वो लड़का उस लड़की को देखने लगा। उसे देखते हुए वो लड़का बोला, लाल साड़ी, मांग में सिंदूर, गोरा बदन, गुलाबी होंठ, आंखों में काजल और नाक पर गुस्सा। बोलते ही उसने उसकी नाक को टच किया। लड़की ने तुरंत मुंह फेर लिया। वो लड़का उसकी कमर पर हाथ कसते हुए बोलता है, मिसेस स्प्रहा शौर्य राठौर, इतना सजना संवरना मेरे लिए। बोलते हुए शौर्य स्प्रहा को बड़े प्यार से देखता है। वो लड़का शौर्य रुखसार का पहला बच्चा जो करीब 27 साल का हो गया है, और ये लड़की है उसकी पत्नी स्प्रहा जो बस 20 साल की है और शौर्य के चंगुल में फंसी हुई है। चंगुल इसलिए क्योंकि शौर्य ने स्प्रहा से ज़बरदस्ती शादी की थी। क्यों और कैसे ये तो बाद में पता चलेगा। स्प्रहा तुरंत ही उसके ऊपर से हटने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कर नहीं पाती क्योंकि शौर्य ने उसे पकड़ रखा था। स्प्रहा गुस्से से खुद को छुड़ाते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, तुम्हारे मुंह से कितनी गंदी स्मेल आ रही है। शौर्य ये सुनकर स्प्रहा को और कसकर पकड़ लेता है और मुस्कुराते हुए स्प्रहा के बालों के कान के पीछे कर देता है। स्प्रहा खुद को छुड़ाने लगती है, लेकिन थी तो वो शौर्य से बहुत छोटी, जिस वजह से खुद को छुड़ा ही नहीं पा रही थी। शौर्य अपनी भूरी नशीली आंखों से उसे देखकर सर्द आवाज में कहता है, तुम्हें छोड़ दूं तो ये कभी हो नहीं सकता, और तुम मुझे छोड़ो ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। स्प्रहा कुछ पल के लिए शौर्य की भयंकर आवाज़ से डर जाती है और बिल्कुल चुप हो जाती है। शौर्य स्प्रहा के होठों को सहलाते हुए कहता है, तुम्हें मैं पी नहीं सकता, लेकिन शराब का नशा करना पड़ता है। अगर स्मेल पसंद नहीं तो तुम्हारे नशे में डुबा दो मुझे, कसम से एक कसर नहीं छोड़ूंगा तुम्हें पीने में। स्प्रहा बिल्कुल चुपचाप नजरें झुकाए रहते हैं। शौर्य धीरे से स्प्रहा को छोड़ता है। स्प्रहा को ये महसूस होते ही वो जल्दी से उठकर जाने लगती है। तभी शौर्य उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। स्प्रहा चुप सी खड़ी हो जाती है। शौर्य उठता है, स्प्रहा के दोनों कंधों को पकड़कर खड़ा हो जाता है। स्प्रहा अब भी चुपचाप खड़ी रहती है। उसकी चुप्पी देखकर शौर्य हंसते हुए कहता है, बीवी, तुम्हारी इस नज़ाकत ने मुझे सनकी बना दिया। ना चोट, ना ज़बरदस्ती, ना चिल्लाता हूँ तुम पर, लेकिन फिर भी तुम्हारी नज़रें डर से झुक जाती हैं। उसके इतना बोलते ही कमरे में एक आवाज़ आती है, सर आपकी बहुत ज़रूरी कॉल है। शौर्य अपनी गर्दन मोड़े बॉडीगार्ड को देखता है। शौर्य की आंखों में देख बॉडीगार्ड एक कदम पीछे हो जाता है। शौर्य की आंखें इस वक्त लाल थीं, जो बहुत खतरनाक लग रही थी। शौर्य उसे इशारे से बुलाता है और स्प्रहा की ओर इशारा करते हुए पूछता है, ये कौन है? बॉडीगार्ड डर से कांपते हुए धीरे से हकलाते हुए जवाब देता है, सर मैम आपकी वाइफ है। शौर्य इस वक्त भी स्प्रहा के करीब झुका हुआ था और उसे एहसास हो रहा था कि स्प्रहा भी हल्का कांप रही है। शौर्य धीरे मगर बहुत ही सर्द आवाज़ में बॉडीगार्ड से कहता है, दिख रहा है ना मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। बॉडीगार्ड डर से सिर हिलाता है। तभी शौर्य ज़ोर से चिल्लाता है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर बीच में बोलने की? शौर्य की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि स्प्रहा का पूरा शरीर कांप उठा। शौर्य की आवाज़ आते ही अचानक उस कमरे में गन शूट की आवाज़ आती है, जिससे स्प्रहा कसकर अपनी आंखें बंद करके रोने लगती है। 2-3 बॉडीगार्ड जल्दी से दौड़कर शौर्य के कमरे में आते हैं। शौर्य उनको देखकर गुस्से से कहता है, जल्दी हटाओ इसे यहाँ से। तीनों बॉडीगार्ड्स नीचे पड़े डेड बॉडी को उठाकर ले जाते हैं। उनके जाते ही शौर्य स्प्रहा को देखता है, जो डर की वजह से खुलकर रो भी नहीं पा रही थी। शौर्य बस स्प्रहा के सामने सॉफ्ट था, असल में वो क्या है ये तो आगे पता चलेगा। शौर्य स्प्रहा के चेहरे को ऊपर उठाकर कहता है, क्या हुआ बीवी, तुम रो क्यों रही हो? उस आदमी के लिए, उसे मैं नहीं मारना चाहता था, लेकिन उसने गलती की ना, हमारे बीच आ गया। हम दोनों कितने प्यार से बातें कर रहे थे और वो बीच में आ गया।
स्प्रहा ये सब कुछ सुनते हुए फपक कर रोने लगती है। वो भले ही शौर्य से बहस करती थी, लेकिन कभी कभी वो शौर्य से बुरी तरह से डर जाती थी, क्योंकि उसके सामने खड़ा उसका पति सनकी था। शौर्य स्प्रहा को ले जाकर बेड पर बिठाता है। स्प्रहा पलके झुकाए बस रो रही थी। शौर्य स्प्रहा के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, प्लीज़ मत रो। देखो, तुम जो बोलोगी मैं तुम्हारे लिए वही ला दूंगा। क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा ला दूं? पिज़्ज़ा खाओगी? स्प्रहा रोते हुए कहती है, मुझे यहाँ नहीं रहना। शौर्य स्प्रहा के आंसुओं को फिर एक बार बहुत ही प्यार से पोंछते हुए कहता है, ठीक है, हम यहाँ नहीं रहेंगे। बताओ कहाँ जाना है? सिंगापुर जाएं, ऊटी, गोवा, मनाली, बताओ कहाँ जाएं? तुम जहाँ बोलोगी हम वहाँ जाएंगे। शौर्य ये सब बहुत ही प्यार से स्प्रहा से पूछ रहा था। वहीं स्प्रहा ये सब कुछ सुनकर और भी ज़्यादा रोने लगती है, क्योंकि उसे इस घर से, शौर्य की ज़िंदगी से बाहर जाना था, और यहाँ शौर्य उसे जगहों के नाम गिना रहा था। रात का वक्त। कमरे का दरवाज़ा खोलकर अव्यान अंदर आता है। वो कमरे में देखता है तो इस वक्त कमरे में कोई भी नहीं था। अव्यान प्रज्ञा को देखने की कोशिश करते हुए अपनी नज़रें पूरे कमरे में घुमाता है। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आती है तो अव्यान समझ जाता है कि प्रज्ञा वॉशरूम में है। अव्यान बेड पर बैठकर अपने ब्लेजर को उतारकर साइड में रखता है। अव्यान अब फ़ोन में बिजी हो जाता है। कुछ 15 मिनट बाद वॉशरूम का दरवाज़ा बहुत ही धीमी आवाज़ के साथ खुलता है। अव्यान कैजुअली सिर उठाकर वॉशरूम की ओर देखता है। जैसे ही अव्यान उधर देखता है वो बिल्कुल जम सा जाता है। प्रज्ञा इस वक्त बस एक टॉवल में थी। उसकी टॉवल घुटने से ऊपर थी। बाल गीले थे और टपकते हुए प्रज्ञा के ऊपरी खुले बदन को गीला कर रहे थे। प्रज्ञा दरवाजे से सटे हुए बहुत ही सिडक्टिव तरीके से खड़ी होकर अव्यान को देख रही थी। प्रज्ञा सिडक्टिव वॉक करते हुए अव्यान की ओर बढ़ती है। प्रज्ञा को इस तरह देखकर अव्यान की हालत खराब हो जाती है। अव्यान प्रज्ञा की गोरी मुलायम टांगों से होते हुए ऊपर तक देखता है। प्रज्ञा अव्यान के पास जाकर खड़ी हो जाती है और अव्यान के चेहरे के करीब झुककर उसकी आंखों में देखने लगती है। अव्यान की नज़र तो अब कहीं और ही जाने लगी थी। प्रज्ञा आज बहुत ज़्यादा बोल्ड लग रही थी। प्रज्ञा बहुत ही सिडक्टिव तरीके से अव्यान की शर्ट के बटन खोलने लगती है। अव्यान तो पूरी तरह से जम चुका था। उसे तो बिल्कुल भी होश नहीं था। वो प्रज्ञा के बोल्ड नेचर से बहुत ज़्यादा शौक था। प्रज्ञा के बालों के पानी गर्दन से होकर नीचे टॉवल के अंदर जा रहा था। ये देखकर अव्यान ने अपनी लार गटक ली। अव्यान का शरीर गर्म सा होने लगा था। प्रज्ञा अव्यान की शर्ट को खोलकर फेंक देती है और एकदम से बेड पर धक्का देती है। अव्यान पीठ के बल बेड पर गिर जाता है। प्रज्ञा अव्यान के ऊपर आ जाती है। अव्यान खुद को संभालते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? प्रज्ञा कुछ ना कहकर अव्यान के खुले सीने पर किस करती है। अव्यान के शरीर में करंट सा दौड़ जाता है। अव्यान अपनी मुट्ठी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। प्रज्ञा अपनी उंगली सिडक्टिव तरीके से अव्यान के चेहरे पर घुमाते हुए अपनी सरगोशी आवाज़ में कहती है, श्श, आपको पता है आप कितने ज़्यादा हॉट हैं? प्रज्ञा अपनी लंबी सांसें भरते हुए बोली, जिससे उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सिड्यूसिंग लग रही थी। कोई भी उन दोनों को सुन ले तो शर्मा कर भाग ही जाए। तो तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अव्यान हिचकिचाते हुए बोला। प्रज्ञा अव्यान का हाथ पकड़कर अपनी गर्दन पर रखती है और बहुत धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाती है। अव्यान की सांसें ये देखकर एकदम से बढ़ जाती हैं। जैसे ही प्रज्ञा की ड्रेसिंग से अव्यान की हालत पहले से खराब थी और प्रज्ञा अपनी हरकतों से उसे और भी ज़्यादा सिड्यूस कर रही थी। प्रज्ञा अव्यान के हाथ को नीचे ले जा ही रही थी, तभी अव्यान अचानक ही तुरंत प्रज्ञा से अपना हाथ छुड़ाकर प्रज्ञा को साइड करता है और बैठकर गहरी सांसें लेने लगता है। प्रज्ञा अब भी नहीं मानती और घुटनों के बल खड़ी होकर अव्यान की गर्दन पर किस करने लगती है। अव्यान तुरंत रिएक्ट करके प्रज्ञा के कंधों को पकड़कर दूर करते हुए कहता है, देखो सजनी, तुम आग से खेल रही हो, जल जाओगी। प्रज्ञा अव्यान की आंखों में देखकर बहुत ही सेडक्टिव आवाज़ में कहती है, हाँ तो जला दीजिए ना, मैं जलने के लिए तैयार हूँ। बोलते हुए प्रज्ञा अव्यान की ओर बढ़कर फिर एक बार अव्यान की शर्टलेस बदन को चूमने लगती है। इस दौरान वो अव्यान के शरीर को बहुत ही सिडक्टिव तरीके से टच कर रही थी। अव्यान अब खुद को बिल्कुल भी रोक नहीं पा रहा था। एकदम से अव्यान प्रज्ञा को बेड पर पटक कर उसके ऊपर आ जाता है। प्रज्ञा अव्यान को देखती है। अव्यान अब उसकी कमर को पकड़कर लेटते हुए प्रज्ञा को अपने ऊपर खींच लेता है। प्रज्ञा अपने दोनों हाथ अव्यान के खुले सीने पर रख लेती है। अव्यान प्रज्ञा के मासूम से चेहरे को देखते हुए कहता है, ये क्या हरकतें हैं? प्रज्ञा अव्यान की आंखों में देखते हुए कहती है, माँ हमारे बच्चे चाहती हैं। प्रज्ञा की बात सुनते ही अव्यान प्रज्ञा को अपने ऊपर से हटाकर बैठ जाता है। प्रज्ञा अव्यान को दूर होता देखकर तुरंत उसे पीछे से हक करके उसकी पीठ पर अपने गाल सटाकर कहती है, मैं रोज़ इंतज़ार करती हूँ उस वक्त का जब आप मुझे अपने आप से जोड़ेंगे। अव्यान कुछ पल तो फर्श को देखता है, फिर कुछ सोचते हुए अव्यान पलटकर प्रज्ञा के गाल पर हाथ रखकर बोलता है, बहुत छोटी हो तुम इस सब के लिए, मुझे सहने की हिम्मत नहीं है तुम में। मैं मम्मा से बात कर लूँगा, तुम सो जाओ। बोलते हुए अव्यान प्रज्ञा के माथे पर किस कर लेता है।
अव्यान प्रज्ञा को छोड़कर उठकर जाने लगता है कि तभी प्रज्ञा उसका हाथ पकड़कर कहती है, मैं सह लूंगी साजन। अव्यान पीछे पलटकर देखता है तो प्रज्ञा अव्यान का हाथ छोड़कर अपनी टॉवेल को खोलने लगती है। अव्यान प्रज्ञा के हाथ को पकड़कर थोड़ा गुस्से से कहता है, पागल मत बनो और अपनी हरकतें बंद करो। मैंने कहा ना, मुझे अभी ये सब नहीं चाहिए। अव्यान के ये बोलते ही प्रज्ञा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देखते हुए कहती है, मुझे पता है आप मुझे अपनाना ही नहीं चाहते, इसीलिए आज तक आपने मुझे दुनिया के सामने अपनी पत्नी होने का हक नहीं दिया। आपको पता है मुझे कितनी तकलीफ होती है इस सब से। प्रज्ञा रोते हुए एकदम से कहती है, आप मेरी फीलिंग्स कभी समझते ही नहीं, मैं तो आपकी कुछ नहीं लगती ना। बोलते ही प्रज्ञा रोने लगती है। अव्यान प्रज्ञा को देखकर गहरी सांस लेता है और उसके पास बैठ जाता है। अव्यान प्रज्ञा के हाथ को पकड़कर कहता है, अच्छा सुनो। अव्यान प्रज्ञा के हाथ को पकड़ रहा था लेकिन प्रज्ञा अव्यान के हाथ को झटक देती है। अव्यान फिर एक बार उसके हाथ पकड़ता है। प्रज्ञा भी फिर एक बार उसका हाथ झटक देती है। अव्यान अब अचानक ही उसका हाथ पकड़कर अपनी गोद में बिठाता है। प्रज्ञा जल्दी से मुंह फेर लेती है। अब भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अव्यान उसे बड़े प्यार से कहता है, अच्छा सुनो ना। सुनो तो। प्रज्ञा अव्यान की ओर बिल्कुल भी नहीं देखती। अव्यान प्रज्ञा के गाल पर अपनी नाक रगड़ते हुए कहता है, गुस्सा हो। प्रज्ञा अब भी कोई जवाब नहीं देती। अव्यान प्रज्ञा के गाल पर धीरे से किस कर लेता है तो भी प्रज्ञा कोई रिएक्ट नहीं करती। अव्यान भी अब चुपचाप प्रज्ञा के चेहरे को देखता रहता है। प्रज्ञा का मुंह इस वक्त नाराजगी से फूला हुआ था। प्रज्ञा की नजरें दूसरी ओर ही थी। अव्यान कुछ पल यूं ही देखता रहता है, फिर उसके कंधे पर नाक रब करते हुए बड़े ही प्यार से कहता है, सजनी मेरी बात तो सुनो ना। प्रज्ञा दूसरी ओर ही देखते हुए नाराजगी से कहती है, जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ सब मुझे किंग की वाइफ समझते हैं। कब तक सहूँ मैं ये सब? मैं आपकी बनकर रहना चाहती हूँ लेकिन आप समझते ही नहीं। अव्यान बड़े प्यार से प्रज्ञा के कंधे पर किस करके कहता है, मेरी ही तो हो तुम, अब गुस्सा छोड़ भी दो। देखो मैं तुमसे कितने प्यार से बात कर रहा हूँ। प्रज्ञा खुद को अव्यान से छुड़ाकर उठने लगती है तो अव्यान उसे कसकर पकड़ लेता है। प्रज्ञा अव्यान से खुद को छुड़ाते हुए कहती है, छोड़िए हमें आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी। अव्यान और कसते हुए उसे पकड़कर कहता है, क्यों नहीं करनी? मुझे तो करनी है, इकलौता यही तो वक्त मिलता है तुमसे बात करने का। प्रज्ञा ये सुनकर फीकी मुस्कान से कहती है, वही तो प्रॉब्लम है, आपके पास बस रात का समय होता है बात करने के लिए, दिन भर तो बस काम काम काम। मैं तो कहीं हुई नहीं आपकी लाइफ में। अव्यान अपनी ही बात में फंस गया था। प्रज्ञा आगे कहती है, कभी सोचा है कि मुझे भी आपका वक्त चाहिए होता है? कभी नहीं सोचते। छोड़िए, आपको कुछ बोलकर फ़ायदा ही नहीं है। बोलते हुए प्रज्ञा की आंखों से आंसू बह जाते हैं। अव्यान प्रज्ञा के आंसुओं को पोंछकर उसकी गर्दन पर धीरे से किस करके कहता है, किसने कहा कि मेरी लाइफ में तुम कहीं नहीं हो? बोलते हुए अव्यान नजरें ऊपर किए प्रज्ञा को देखता है। प्रज्ञा चुप रहती है। अव्यान फिर एक बार कहता है, बोलो ना। प्रज्ञा आप खुद को छुड़ाकर वॉशरूम जाती है और नाइट ड्रेस पहनकर बाहर आती है। प्रज्ञा अपने बालों को सुखाती है और अव्यान को बिना देखे दूसरी ओर जाकर बेड पर लेट जाती है। अव्यान भी प्रज्ञा की नाराजगी को देखते हुए शर्ट पहनता है। प्रज्ञा अव्यान को पीट करके लेटी थी। अव्यान बेड पर जाकर प्रज्ञा के करीब लेटता है और कंधे को प्यार से पकड़कर कहता है, बहुत गुस्सा हो। प्रज्ञा अपनी आंखें बंद किए हुए बिल्कुल चुप रहती है। अव्यान अब प्रज्ञा के कान पर किस करके कहता है, इतना गुस्सा? लगता है दूसरी वाइफ लानी पड़ेगी बात करने के लिए। दूसरी वाइफ लाऊंगा तो एडजस्ट कर लोगी ना? प्रज्ञा ये सुनकर गुस्से से अव्यान को धक्का देती है। अव्यान मुस्कुराते हुए उसे जकड़ लेता है और फिर से कहता है, कितना अच्छा होगा ना, मैं बीच में रहूंगा और एक तरफ तुम और दूसरी तरफ वो। सुबह तुम मेरे लिए नाश्ता लाओगी, रात को वो मुझे खाने देगी। क्या ख्याल है? अव्यान सहस्त्रा के पेट पर हाथ ले जाकर आगे कहता है, रात में 10 से 2 तुम्हें प्यार करूंगा और 2 से 6। उसके आगे अव्यान कुछ कहता तभी प्रज्ञा पलटकर अव्यान को गुस्से से घूरती है। अव्यान प्रज्ञा के गुस्से से भरे चेहरे को देखता है। प्रज्ञा एकदम गुस्से से कहती है, मेरे सिवाय किसी को छूने की कोशिश की ना तो जान ले लूंगी आपकी। अव्यान पलटकर प्रज्ञा की आंखों में देखता है। प्रज्ञा के एक्सप्रेशंस एकदम से इमोशनलेस हो जाते हैं। वो इमोशनलेस होकर कहती है, मैं हमेशा आपके पीछे भागती हूँ, इसीलिए आप मेरी कदर नहीं करते है ना? लेकिन मैं मम्मा पापा के प्यार को भुलाकर अब बस आपका प्यार चाहती हूँ। मुझे उनकी बहुत याद आती है, इतनी याद आती है कि कभी कभी लगता है खुद भी उनके पास चली जाऊँ। उनको याद करके पल पल घुट कर रोती हूँ। बोलते हुए प्रज्ञा रोने लगती है। प्रज्ञा ये सब इतना ज़्यादा दर्द में कह रही थी कि किसी के भी आंसू बह जाएं। अव्यान बड़े प्यार से प्रज्ञा को अपने सीने से लगाता है। प्रज्ञा अव्यान को कसकर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है।
अव्यान प्रज्ञा के बालों को सहलाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। बहुत देर तक रोते रहने के बाद प्रज्ञा नींद की आगोश में चली जाती है। अव्यान उसके भारी सांसों को महसूस करते हुए चेहरे को देखता है। प्रज्ञा के चेहरे में इस वक्त दर्द के आंसू थे। अव्यान बड़े ही प्यार से प्रज्ञा के आंसू पोंछता है और उसके माथे पर किस करके उसे बाहों में भरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। सुबह एक कमरे में बेड पर एक लड़की अपनी नींद की आगोश में खोई हुई थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। कमरे में एक लड़का दरवाज़ा खोलकर आता है और उस लड़की की ओर देखता है। उसे प्यार से कुछ पल देखने के बाद वो लड़का सूरज की रोशनी को रोकते पर्दे को हटाता है। जैसे ही वो हटाता है, कब से बेकरार सूरज की रोशनी रोशन होने के लिए खड़ी थी, वो तुरंत अंदर आकर सभी ओर फैल जाती है। वो लड़की रोशनी से कसमसाते हुए दूसरी ओर करवट करके सो जाती है। उसकी ये हरकत देखकर वो लड़का बेड पर घुटनों पर चढ़कर उसके चेहरे के करीब आता है। वो लड़का उस लड़की के बालों को चेहरे से हटाता है। वो लड़की नींद में ही कहती है, शिवा प्लीज़ मुझे परेशान मत करो। ये दोनों लड़का लड़की और कोई नहीं, शिवा और अनु है। शिवा अनु के गालों को धीरे धीरे सहलाने लगता है। अनु परेशान होकर अपना चेहरा तकिए में छिपाती है। अनु की इस हरकत से शिवा अब उसके कान के पास जाकर धीरे से कहता है, तुम उठोगी या फिर मैं? इतना बोलकर शिवा कंबल हटाकर अनु को गुदगुदी करता है। अनु हंसते हुए तुरंत शिवा से दूर हो जाती है। अनु अपनी हंसी रोककर घूरते हुए शिवा को देखती है। शिवा मुस्कुराते हुए कहता है, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें ऑफिस जाना है मैम। अनु तुरंत नाराजगी से शिवा को कहती है, प्लीज़ शिवा मैम मत बोला करो। शिवा मुस्कुराते हुए हाँ कहता है। अनु बेड पर फिर से लेटने वाली होती है, तभी शिवा अनु से कहता है, कोशिश भी मत करना, चुपचाप जाओ और तैयार हो जाओ। अनु मुंह बनाकर बोरियत से बेड से उठती है, क्योंकि वो जानती थी कि शिवा उसे कभी सोने नहीं देगा। अनु वॉशरूम चली जाती है। शिवा कबर्ड से अनु के लिए कपड़े निकालकर बेड पर रखता है। उसके साथ फाइल और घड़ी भी रखता है। इतना करके वो एक नज़र वॉशरूम की ओर देखता है, फिर उसकी नज़र टेबल पर रखी अनु के फ़ोटो पर जाती है। आज भी शिवा ने अपने दिल की बात अपने सीने में ही दफन करके रखी हुई थी। शिवा को आज भी अनु से अपने दिल की बात बोलने में डर लगता था, और अब तो वो अनु के परिवार के साथ ही रहता था। शिवा अनु के फ़ोटो फ्रेम को पकड़कर उसे प्यार से छूता है और आखिर में धीरे से अपने होठों से अनु की फ़ोटो को चूम लेता है। शिवा फ्रेम को टेबल पर रखकर एक नज़र वॉशरूम के दरवाजे को देखता है, फिर बाहर निकल जाता है। शिवा अनु के कमरे से निकलकर बाहर आया ही था, तभी उसकी नज़र सामने से आती एक औरत पर पड़ी। वो औरत सपना थी। सपना शिवा को देखकर पास आकर कहती है, अनु उठी? शिवा तुरंत हाँ में सिर हिलाकर कहता है, जी आंटी, मैंने अभी उसे उठाया। सपना ये सुनकर राहत की सांस लेती है। कुछ सोचते हुए वो कहती है, अच्छा फिर मैं नाश्ता लगा रही हूँ। शिवा बस सिर हिला देता है तो सपना भी अब वहाँ से चली जाती है। शिवा भी वहाँ से जाता है। कमरे में एक बहुत ही बुजुर्ग औरत बेड पर लेटी थी और उसके पास एक औरत थी। बेड पर लेटी औरत अरुणी देवी थी, जिसकी उम्र 100 से ज़्यादा हो गई थी। उनके सामने इस वक्त प्रीत बैठी थी, जो कुछ दवाइयों को चेक कर रही थी। दवाइयों को चेक करते हुए वो खुद से कहती है, हमने अर्जुन से कल ही कहा था कि ये दवाई खत्म हो गई है, लेकर आएँ। इन्हें भी ना कुछ याद ही नहीं रहता। ये बोलते हुए प्रीत अर्जुन को मन ही मन डांटती है। तभी अंदर आती हुई उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, अकेले अकेले किसकी बुराई की जा रही है? प्रीत इस आवाज़ को बहुत अच्छी तरीके से पहचानती थी। वो मुंह बनाकर पीछे पलटकर कहती है, माँ, दादी की शाम वाली दवाई खत्म हो गई है। हमने अर्जुन को दवाई लेने के लिए कहा था, लेकिन शायद भूल गए। हमेशा कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। विशाखा मुस्कुराते हुए प्रीत की ओर जाती है और बेड पर बैठ जाती है। आप मुस्कुरा क्यों रही हैं माँ? प्रीत थोड़ा चिढ़कर कहती है। विशाखा प्रीत की ओर नजरें किए हुए एक मुस्कान मारती है और फिर कहती हैं, बस यूं ही खोई हुई मुस्कुराहट को वापस लाने की कोशिश कर रही हूँ। विशाखा के छिपे शब्द प्रीत से छिपे ना रह सके। वो अब कुछ बोली नहीं, बस विशाखा को देखती रहती है। विशाखा चेहरे पर मुस्कुराहट लिए कहती हैं, क्या आव्या की याद आ गई थी हमें? वो भी इसी तरह आदि की शिकायत किया करती थी। एक पल के लिए विशाखा की मुस्कुराहट उनके चेहरे में खो जाती है, लेकिन पल भर में खत्म भी हो जाती है। प्रीत बिल्कुल चुप रहती है और विशाखा को देखती रहती है। उन दोनों ने ही अपनी सिचुएशन में खोई हुई थी कि तभी बाहर से सपना की आवाज़ आई, सभी नाश्ता करने आइए, नाश्ता लग गया है। विशाखा और प्रीत दोनों बाहर देखते हैं और फिर अरुणी देवी को एक नज़र देखकर उठकर चले जाते हैं। अरुणी देवी के उठने का समय बहुत देर था, क्योंकि उम्र बहुत ज़्यादा होने के कारण उनकी आंखें नहीं खुला करती थीं।
बाहर डाइनिंग टेबल पर इस वक्त सभी ने अपने कमरे से आ रहे थे। उनमें से अनु बिजनेस सूट में थी और शिवा ने भी फॉर्मल कपड़े पहने थे। अनु भी बिजनेस वुमेन थी और शिवा उसका असिस्टेंट था। वैसे तो अनु ने उसे पार्टनर बनने के लिए कहा था, लेकिन शिवा ने अपनी हैसियत को देखकर जॉब चुनी। वो मालिक नहीं बनना चाहता था, बल्कि मेहनत करके अपने दम पर कमाना चाहता था। अनु और शिवा डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। एक ओर से अनुराग और पृथ्वीराज कुछ बातें करते हुए आ रहे थे। सपना सबको देखते हुए प्लेट लगाती है। प्रीत भी उसका साथ देते हुए कहती है, चलो मैं भी हेल्प कर देती हूँ। पृथ्वीराज, अनुराग, शिवा, अनु, विशाखा की प्लेट लगते ही प्रीत को कुछ ख्याल आता है। वो एकदम से कहती है, अर्जुन और अपरी कहाँ रह गए? प्रीत के सवाल से सब एक दूसरे को देखते हैं। वहीं अनुराग की नज़र डाइनिंग टेबल से होकर एक चेयर पर पड़ती है। चेयर को देखते ही अनुराग एक कमरे की ओर देखता है। कमरे को देखते हुए अनुराग की आंखों में एक दर्द सा नजर आता है। सपना अनुराग के पास खड़ी होकर उसके कंधे को पकड़ लेती है। अनुराग सिर उठाकर सपना को देखता है तो सपना धीरे से अपनी पलकें झपका देती है। अब भी अनुराग की आंखों में दर्द कम नहीं हुआ था। वह सपना से नजरें हटाकर नजरें झुकाकर बैठ जाता है। वहीं कमरे में अप्रीता इधर से उधर भागते हुए हंस रही थी। उसके पीछे एक आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। अप्रीता सोफे के पीछे जाकर हंसते हुए कहती है, पापा पकड़िए मुझे। वो आदमी अर्जुन था, जो अपनी नटखट सी बेटी के साथ सुबह सुबह खेल रहा था। अर्जुन सोफे के पीछे जाते हुए कहता है, प्रिंसेस, आज तो तुम्हें पकड़ कर ही रहूंगा। अप्रीता जल्दी से वहां से भाग जाती है और बेड पर चढ़ जाती है। अप्रीता अपने पापा या कहें कि पूरे घर में शैतान लड़की के नाम से जानी जाती थी। अप्रीता अर्जुन से खुद को बचा ही रही थी, तभी बेड के कोने पर उसका पैर अचानक मुड़ जाता है। वो देखकर अर्जुन जोर से चिल्लाता है, प्रिंसेस। अप्रीता गिरती उससे पहले ही उसे कोई दो मजबूत हाथों के सहारे गोद में उठा लेता है। अप्रीता सीधा उसकी गोद में गिर जाती है। अप्रीता डर से अपनी आंखें बंद किए हुए कसकर उसे पकड़ लेती है। अप्रीता जैसे ही गिरने को होती है तभी उसे कोई अपनी गोद में उठा लेता है। अप्रीता को गोद में उठाने वाला दिखने में टॉल, हॉट, हैंडसम लड़का था। अप्रीता ने जो डर से अपनी आंखें बंद करके रखी थी, वो अपनी आंखें खोलकर उसे देखती है। अर्जुन परेशान होकर आते हुए कहता है, प्रिंसेस। अप्रीता अपनी गर्दन मोड़कर अर्जुन को देखती है। तब तक अर्जुन उसके करीब आकर कहता है, तुम ठीक हो? थैंक गॉड आयुष, तुम आ गए, वरना पता नहीं प्रिंसेस का क्या होता। अर्जुन अप्रीता को पकड़े उस लड़के से कहता है, ये लड़का आरुष है, जिसकी पर्सनैलिटी अनुराग से खूब मिलती है। आखिर बेटा भी तो वो अनुराग का है। बस बात इतनी है कि ये लड़कियों से दूर नहीं रह पाता। जैसे पहले अनुराग रहा करता था, वैसा आरुष बिल्कुल भी नहीं था। आरुष हमेशा नई नई लड़कियों के साथ डेट करता हुआ देखा जाता। आरुष अप्रीता को गोद से नीचे उतारता है और उसके गाल पर हाथ रखकर कहता है, टेक केयर लिटिल सिस्टर। आरुष के ये बोलते ही अप्रीता बस हाँ में सिर हिला देती है। अर्जुन अप्रीता को अच्छे से देखता है, ये सोचकर कि कहीं अप्रीता को लगी तो नहीं। अप्रीता अर्जुन को विश्वास दिलाते हुए कहती है, आई एम फाइन पापा। ये सुनते ही अर्जुन को राहत मिलती है। वो तुरंत ही अप्रीता के माथे पर किस कर लेता है। आरुष दोनों को देखकर कहता है, एंड या बिग फादर नीचे बिग मदर दोनों को ही ढूंढ रही हैं। सो अभी प्यार का सेशन बंद कीजिए और नाश्ता करने चलो। अप्रीता आरुष को देखकर मुंह बनाते हुए कहती है, आप पापा और मेरे प्यार से चिढ़ते हो? आरुष थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है, मुझे प्यार शब्द से ही चिढ़ है। हाँ, ये सच था कि आरुष को प्यार पर भरोसा ही नहीं था। क्यों नहीं था ये तो वही जाने। अर्जुन आरुष को चिढ़ा हुआ देखकर कहता है, एक दिन में 2-3 लड़कियों के साथ डेट करने वाले प्यार के बारे में क्या जाने। आरुष बोरियत सा मुंह बनाकर कहता है, जिंदगी भर तो एक ही लड़की के साथ शादी करके रहना है, इसीलिए जब तक शादी ना हो तब तक हर एक लड़की के साथ डेट करते रहो। दैट्स नॉट अ बिग डील। अर्जुन नाकारी से सिर हिला देता है। अप्रीता दोनों को बारी बारी से देखती है और फिर थोड़ा सीरियस होकर कहती है, आप दोनों की आर्गुमेंट्स हो गई हो तो चले नाश्ता करने। आरुष फीका सा रिएक्शन देखकर बाहर निकल जाता है। अर्जुन सिर हिलाते हुए धीरे से खुद में बड़बड़ाता है, अनुराग तो इसकी उम्र में डेट का मतलब तक नहीं जानता था और ये 100 से ज़्यादा लड़कियों को डेट कर चुका है। इसका कुछ नहीं हो सकता। अप्रीता अर्जुन को बड़बड़ाता हुआ देखकर पूछती है, अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हैं पापा? अर्जुन तुरंत नाम में सिर हिला देता है। अर्जुन और अप्रीता भी अब नीचे चले जाते हैं। अभी इस वक्त डाइनिंग टेबल पर पृथ्वीराज, विशाखा, अर्जुन, प्रीत, अनुराग, सपना, अनु, शिवा, आरुष और अप्रीता मौजूद थे। सभी बातें करते हुए खुशी से मस्ती में नाश्ता कर रहे थे। अनुराग नाश्ता करके उठकर हाथ धोने के लिए जा रहा होता है, पर तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है।
अनुराग उसे देखता है तो ये रूहान था, जिसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे सिवाय नफरत के। इस वक्त रूहान की आंखों में अनुराग के लिए सिर्फ नफरत झलक रही थी, जो अनुराग के दिल को टुकड़ों में बांट रही थी। रूहान अनुराग से दूर होकर डाइनिंग टेबल की ओर जाता है तो वहीं अनुराग दर्द से रूहान को देखता रहता है। उसकी आंखों में रूहान से बात करने की तड़प थी, लेकिन रूहान ने तो अनुराग को अपना दुश्मन समझ लिया था। रूहान जाकर सीधा डाइनिंग टेबल पर बैठता है और खुद नाश्ता सर्व करता है। सपना रूहान के लिए ग्लास में जूस निकाल कर रखती है, पर रूहान नाश्ते को खाकर उस जूस को छोड़कर दूसरे ग्लास में जूस निकालता है और पीने लगता है। सभी रूहान की हरकतों को नोटिस कर रहे थे। रूहान नाश्ता करने के बाद टेबल से उठकर बिना किसी से कुछ कहे, बिना किसी को देखे सीधा अपने कमरे में जाता है। ये वही कमरा था जिसे अनुराग देख रहा था। विशाखा रूहान के कमरे की ओर देखती रहती हैं। वहीं सपना बस उस जूस को देख रही थी जो उसने रूहान के लिए निकाला था। देखते ही देखते अचानक सपना की आंखों से एक बूंद उस जूस में टपक जाती है। दूसरी तरफ आव्या कमर पर हाथ रखे बस स्टैंड के पास खड़ी थी। उसने इस वक्त जीन्स और टॉप पहना था। उसकी आंखों पर ब्लैक गॉगल्स थे और वो बार बार टाइम को देख रही थी। आव्या अपने फ़ोन को अपने हाथ में मारते हुए मुंह बनाते हुए इधर उधर देखने लगती है। अचानक उसकी नज़र आती हुई कार पर पड़ती है। कार को देखकर आव्या के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। कार आव्या के पास आकर रुकती है। रुकते ही कार से रुद्र बाहर आता है। उसने इस वक्त ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी थी। उसके बाल बहुत अच्छे से सेट थे और आगे के 3 बटन्स खुले हुए थे। रुद्र आव्या के पास आने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वहाँ एक और कार रुकती है। इस बार कार से ध्रुवंश बाहर निकलता है। उसने भी इस वक्त ब्लैक शर्ट और फॉर्मल पैंट पहनी थी। उसके भी बाल बहुत अच्छे से सेट थे। ध्रुवंश की शर्ट के भी आगे के बटन खुले थे। इसके बीच ध्रुवंश ने चश्मा लटका रखा था। आव्या उसे देखते ही खुश हो जाती है और जल्दी से उसकी ओर बढ़कर उसका हाथ पकड़ रुद्र के पास ले जाती है। आव्या एक साथ दोनों को बारी बारी से गले लगाती है। आज आव्या ने दोनों के झगड़े को सुलझाने के लिए ये तरकीब अपनाई थी, दोनों को आमने सामने लाकर। ध्रुवंश नफरत से रुद्र को घूर रहा था तो वहीं रुद्र का कोई खास रिएक्शन नहीं था। आव्या दोनों को देखते हुए कहती है, आज तुम दोनों को मेरे साथ वक्त बिताना है और जो भी झगड़ा है उसे खत्म भी करना है। इसके बाद दोस्ती करनी है। आव्या की बात सुनकर ध्रुवंश बुरा सा मुंह बनाकर रुद्र को देखता है। उसी वक्त आव्या को कॉल आता है, जिस कारण से आव्या उन दोनों से थोड़ी दूर हो जाती है। आव्या को दूर होते देखकर ध्रुवंश रुद्र से बोरियत से देखते हुए धीरे से खुद में बड़बड़ाता है, मैं और इसके साथ दोस्ती करूंगा। दोस्ती उससे की जाती है जो लायक हो। ध्रुवंश ने इतने धीरे से भी नहीं कहा था कि रुद्र ना सुन सके। रुद्र ने सुना। रुद्र ने सुनते ही फटाक से जवाब दिया, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ दोस्ती करने का। वो तो बेबी गर्ल की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ कर रही है तो मैं कभी नहीं आता। बोलते हुए रुद्र के जबान पर एक एटीट्यूड था जो ध्रुवंश बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा था। सभी बातों में ध्रुवंश को एक ही बात सुनाई दी और वो है रुद्र का आव्या को बेबी गर्ल कहना, जिसने उसके अंदर एक आग सी लगा दी। ध्रुवंश रुद्र पर भड़कते हुए कहता है, वो तुम्हारी कोई बेबी गर्ल नहीं है, उसका नाम आव्या है, आव्या सिंघानिया, इसीलिए तुम उसे आव्या ही बुलाओ। रुद्र अब चुप था। आव्या फोन पर बात कर रही थी। जब वो बहुत देर तक ऐसे ही बात करती रही तो ध्रुवंश उसे बुलाते हुए कहता है, ट्यूलिप जल्दी करो ना। आव्या बस अपना हाथ दिखाते हुए 5 मिनट दर्शाती है। वहीं तभी ध्रुवंश को रुद्र की आवाज़ सुनाई देती है जो बोल रहा था, वो भी तुम्हारी कोई ट्यूलिप नहीं है, वो मेरी बेबी गर्ल है। ध्रुवंश भी कुछ कम नहीं था। वो भी तुरंत ही कहता है, नो इट्स माई ट्यूलिप। उधर से रुद्र फिर से कहता है, नो इट जस्ट माई बेबी गर्ल। जैसे दोनों छोटे बच्चे एक खिलौने के लिए लड़ते हैं, उसी तरह से ध्रुवंश और रुद्र इस वक्त लड़ रहे थे, बिल्कुल बच्चों की तरह। जहाँ ध्रुवंश आव्या को अपनी ट्यूलिप कहे जा रहा था, वहीं रुद्र आव्या को अपनी बेबी गर्ल कह रहा था। जब दोनों में से एक ही टॉपिक पर कोई चुप नहीं होता तो ध्रुवंश सोचते हुए कहता है, मैं ट्यूलिप को बचपन से जानता हूँ, तब से वो मेरी ही है। वहीं रुद्र बड़े ही एटीट्यूड से जवाब देता है, जो गया वो गया, अब इन फ्यूचर वो मेरी है और मेरी ही रहेगी। बस स्टैंड पर खड़े लोग तो उनके आर्ग्यूमेंट्स बस देखते जा रहे थे, जैसे रोड पर कोई शो चल रहा हो। कोई भी अपनी पलकें तक नहीं झपका रहा था। उनकी आर्ग्यूमेंट इतनी इंटरेस्टिंग थी कि लोग उन्हें देखना छोड़कर जा ही नहीं पा रहे थे। मतलब इतने डेंजर ऑरा होने के बावजूद दोनों इस वक्त बहुत ही कॉमेडियन लग रहे थे, ऐसे लड़ते हुए जैसे जब कोई माँ अपने 2 बच्चों को अकेले छोड़ देती है तो वो बच्चे छोटी छोटी बात पर बिना मतलब के लड़ते हैं। हमारे ध्रुवंश और रुद्र भी उस तरह ही कर रहे थे। ध्रुवंश कहता है, ट्यूलिप ने कभी तुम्हें मेरा कहा है जैसे कि रुद्र मेरा है? नहीं कहा होगा ना, पर मुझे कहा है। वो मुझे हमेशा कहती है कि मेरा बच्चा, मेरा अंश। बोलते हुए ध्रुवंश के होठों पर जीतने वाली मुस्कान आ जाती है। दोनों की बहस और बढ़ती उससे पहले ही आव्या फोन को पॉकेट में रखकर दोनों के पास आती है। आव्या एक्साइटेड होकर कहती है,
चलो शॉपिंग मॉल से स्टार्ट करते हैं। आव्या की बात सुनकर रुद्र और ध्रुवंश दोनों ही जाने के लिए अपनी अपनी कार की ओर बढ़ जाते हैं। आव्या दोनों को बारी बारी से देखती है। रुद्र और ध्रुवंश दोनों कार के गेट के पास पहुंचकर आव्या को देखकर कहते हैं चलो। आव्या फिर एक बार रुद्र की कार को देखती है, फिर ध्रुवंश की। ध्रुवंश रुद्र की कार को देखते हुए कहता है ट्यूलिप, मैं उस खटारा कार में नहीं जाने वाला। अपनी कार के बारे में खटारा सुनकर रुद्र ध्रुवंश को घूरता है, फिर ध्रुवंश की कार को देखकर कहता है मैं भी तुम्हारी बेकार सी कार में नहीं जाने वाला। रुद्र को नजरअंदाज करके ध्रुवंश कहता है ट्यूलिप, तुम इससे कहो कि तुम मेरी कार में आ रही हो। ओह हेलो, मेरी बेबी गर्ल सिर्फ मेरे साथ जाएगी, शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। रुद्र अपना रौब दिखाते हुए कहता है तो ध्रुवंश भी एकदम से कहता है एंड शी इज़ माई सिस्टर। दोनों की बकवास सुनकर आव्या जोर से चिल्लाती है चुप करो तुम दोनों, मैं तुम दोनों में से किसी की कार में नहीं जाने वाली। आव्या के बोलते ही दोनों एक साथ आव्या को देखते हैं। आव्या दोनों को देखते हुए कहती है मैं बस में जाऊंगी, इनफैक्ट तुम दोनों भी मेरे साथ बस में जाओगे। जैसे ही आव्या ये कहती है दोनों के चेहरे पर बहुत अजीब से एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। आज तक दोनों ऑटो में भी नहीं बैठे थे और आव्या उन दोनों को धक्का खाती बस में चलने को कह रही थी। दोनों में से कोई कुछ बोल पाता उसी पल बस आकर खड़ी हो जाती है। आव्या दोनों को देखते हुए कहती है चलो। बोलते ही आव्या बस में चढ़ जाती है। रुद्र एक नज़र बस को घूरता है, फिर जाकर चढ़ जाता है। ध्रुवंश भी बस में चढ़ जाता है। बस इस वक्त फुल थी, उसमें कोई सीट नहीं थी, जिस वजह से तीनों ही बस में खड़े हुए थे। ध्रुवंश भीड़ से होकर आव्या के पास खड़ा हो जाता है। तीनों की पोजीशन ऐसी थी कि आव्या रुद्र और ध्रुवंश के बीच खड़ी थी। आव्या के होठों पर मुस्कान थी क्योंकि वो इस वक्त माफिया किंग और माफिया टाइगर को बस में खड़ा करके सफ़र करवा रही थी, जो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। मॉल में आव्या अपनी शॉपिंग करने में व्यस्त पड़ी हुई थी। रुद्र और ध्रुवंश आव्या को ही देख रहे थे। आव्या एक ड्रेस लेकर ध्रुवंश को दिखाते हुए कहती है अंश देखो ये कैसा है। ध्रुवंश मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देता है। ध्रुवंश के कहते ही रुद्र बुरा सा एक्सप्रेशंस देते हुए धीरे से कहता है कितनी बकवास चॉइस है। भले ही आव्या ये नहीं सुनती पर ध्रुवंश सुन लेता है। सुनते ही वो रुद्र को घूरता है। रुद्र बड़े ही स्टाइल से ध्रुव को नज़रअंदाज कर देता है। आव्या अब रुद्र को दिखाते हुए कहती है रुद्र तुम बताओ कैसा है। रुद्र बिना सोचे समझे तुरंत बोल देता है बहुत बकवास है। आव्या ये सुनकर दुखी सा मुंह बना लेती है क्योंकि उसे वो पसंद था, लेकिन ऐसे रुद्र के कहने पर उसे अच्छा नहीं लगता। आव्या उदास होकर कहती है लेकिन ये मुझे पसंद है, तुम मेरी चॉइस को बकवास कह रहे हो। ध्रुवंश ये सुनकर मुंह छुपाकर हंसने लगता है क्योंकि रुद्र फंस चुका था। वैसे तो रुद्र ने ये इसलिए बकवास कहा था क्योंकि ध्रुवंश ने ठीक कहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि आव्या को ये चीज़ पसंद है। आव्या रुद्र की ओर नाराजगी से देखती है, जिसमें रुद्र अपना एटीट्यूड बरकरार रखते हुए कहता है अगर पसंद था तो पूछने की क्या ज़रूरत है, चुपचाप ले लेती। अब भाई रुद्र तो अलग ही पर्सनैलिटी का है, जिसे मानना तो बिल्कुल नहीं आता, चाहे कोई रूठे या चाहे कोई गुस्सा हो। आव्या उसे बुरी तरह से घूरती है। रुद्र उसे नज़रअंदाज करते हुए दूसरी तरफ देखने लगता है, जिसमें ध्रुवंश आव्या को रुद्र की ओर भड़काते हुए कहता है दूसरों को दर्द देने वाला इंसान किसी की फीलिंग्स को क्या ही समझे। रुद्र भी तुरंत ही ध्रुवंश को टीज करते हुए कहता है तुम कौन सा मरहम लगा देते हो, मैं तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ, जिससे प्यार करो उसे ही दर्द दो। ध्रुवंश एकदम से रुद्र को याद दिलाते हुए कहता है, जिस पर रुद्र भी ध्रुवंश को जवाब देता है जिस बारे में कुछ पता ना हो उसके बारे में बात करना भी नहीं चाहिए। आव्या दोनों को इस वक्त घूर रही थी। वो एकदम से गुस्से से कहती है मैं भी यहाँ हूँ और मैंने तुम दोनों को झगड़ा करने के लिए नहीं कहा है। रुद्र और ध्रुवंश अब एक दूसरे से मुँह फेर लेते हैं, जिसे देखकर आव्या दोनों से कहती है दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलो अभी। मैं इसे नहीं बोलने वाला, ध्रुवंश तुरंत कहता है तो रुद्र भी बोरियत से कहता है हाँ तो मैं कौन सा बोलने वाला हूँ। इतना बोलते ही दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं। आव्या अपना सिर पकड़ के दोनों को देखती रह जाती है। उधर शॉपिंग करने के बाद तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब बारी मूवी की थी। तीनों थिएटर में बैठते हैं। आव्या बीच में, एक तरफ ध्रुवंश और एक तरफ रुद्र बैठता है। इस वक्त पर्दे पर हॉरर मूवी चल रही थी। हॉरर सीन को आव्या बहुत ही मज़े से एंजॉय कर रही थी क्योंकि उसे हॉरर मूवीज़ पसंद थी। रुद्र तो मूवी देखने के बजाय अपने फ़ोन में देख रहा था क्योंकि उसे मूवी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। ध्रुवंश आव्या के साथ मूवी देख रहा था क्योंकि हमेशा दोनों ऐसे ही देखते थे। कुछ देर बाद ध्रुवंश आव्या को वॉशरूम का बोलकर चला जाता है। ध्रुवंश को गए हुए देखकर रुद्र भी एक पल स्क्रीन की ओर देखता है, जिस पर इस वक्त रोमांटिक सीन दिख रहा था। आव्या पॉपकॉर्न धीरे धीरे खाते हुए रोमांटिक सीन को बहुत गौर से देख रही थी। रुद्र की नज़रें तो बस आव्या के खाने की वजह से हिलते होठों पर जा रही थी। होठों को देखते हुए रुद्र का गला सूख रहा था। वो आव्या के अट्रैक्टिव होठों को चूमने के लिए आगे बढ़ने लगता है। आव्या का तो उसको ज़रा सा भी ध्यान नहीं था।
रुद्र के होंठ आव्या के गाल को छूने ही वाले थे कि तभी ध्रुवंश खांसते हुए चेयर पर बैठता है, जिसे देखकर रुद्र बुरी तरह से ध्रुवंश को घूरता है। ध्रुवंश उसे देखकर आई विंक करता है और मन ही मन कहता है, मैं रहूं और तुम्हें किस करने दूं, नेवर। रुद्र आव्या से दूर होकर गुस्से से बैठ जाता है। मूवी खत्म होते ही थिएटर से निकलकर आव्या रुद्र और ध्रुवंश को शॉपिंग बैग पकड़ाते हुए कहती है, इसे नीचे मत रखना। दोनों को बैग पकड़ाकर आव्या वॉशरूम चली जाती है। ध्रुवंश रेलिंग पकड़कर मॉल के पूरे एरिया को देखने लगता है, तो वहीं रुद्र आव्या के सामान को लेकर ही वॉशरूम की ओर चला जाता है। वॉशरूम के पास पहुंचते ही वहां धीर दौड़ते हुए आता है। रुद्र धीर को सामान पकड़ाते हुए कहता है, गलती से भी नीचे रखा तो तुम्हें ऊपर पहुंचा दूंगा। धीर डरकर जल्दी जल्दी सिर हिलाता है। रुद्र वॉशरूम के अंदर जाता है। एक तरफ मेल लिखा था और दूसरी तरफ फीमेल। रुद्र फीमेल वॉशरूम के साइड में दीवार से सटकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर में आव्या बाहर निकलती है, तभी रुद्र आव्या की बाजू पकड़कर खींच लेता है। आव्या रुद्र को हैरानी से देखती है। रुद्र आव्या की कमर को पकड़कर अपने आप से सटा लेता है। आव्या वॉशरूम के दरवाजे को देखकर कहती है, क्या कर रहे हो, ये वॉशरूम है। रुद्र आव्या के गाल पर हाथ रखकर होंठों को सहलाने लगता है। आव्या रुद्र के चेहरे को देखती है, जिसकी नजरें बस आव्या के होंठों पर थीं। आव्या रुद्र की नज़र को देख हिचकिचाते हुए कहती है, रुद्र प्लीज़ यहाँ नहीं। रुद्र आव्या के होंठों को धीरे से दबाते हुए कहता है, तो कहाँ बेबी गर्ल, और कहीं भी कर सकता हूँ, लेकिन वक्त लगेगा सब कुछ उतारने के लिए। आव्या चौंक कर कहती है, व्हाट। रुद्र आव्या के पास झुककर उसके कान में धीरे से कहता है, इतनी भोली नहीं हो कि मेरी बात ना समझ सको। बोलते ही रुद्र आव्या के कान को धीरे से बाइट कर लेता है। आव्या का पूरा शरीर सिहर उठता है। रुद्र के इतने करीब होने पर आव्या की धड़कन बहुत तेजी से धड़क रही थी, जिससे उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। रुद्र आव्या के सीने को एकटक देखने लगता है। रुद्र की नज़रों को देखकर आव्या की धड़कनें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। रुद्र अब आव्या के चेहरे को देखता है, फिर उसके होंठों की ओर बढ़ने लगता है। रुद्र आव्या के होंठों को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए बेकरार था। वो आगे बढ़कर उसके होंठों से अपने होंठ सटा तो लेता है, लेकिन वो होंठों को मूव करता उससे पहले ही वॉशरूम का दरवाज़ा धड़ाम से खुलता है। आव्या झटके से रुद्र को धक्का देती है। रुद्र एक कदम पीछे हो जाता है। रुद्र और आव्या दोनों दरवाजे की ओर देखते हैं। दरवाजे पर ध्रुवंश खड़ा था। ध्रुवंश को देखते ही रुद्र बुरी तरह से चिढ़ जाता है। आव्या अपने आप को सही करते हुए जल्दी से वॉशरूम से निकल जाती है। आव्या के पीछे ध्रुवंश भी जाता है। रुद्र अपने होठों को जीभ से लिक करते हुए धीरे से कहता है, कबाब में हड्डी। वहीं दूसरी ओर स्वर्णा और प्रज्ञा बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए एक साथ बाहर आई हुई थी। स्वर्णा प्रज्ञा से कहती है, भाभी बोलने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। प्रज्ञा उसे देखकर तुरंत कहती है, हाँ तो किसने कहा कि भाभी बुलाओ, मुझे भी तो सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा है। बोलते हुए प्रज्ञा अजीब सा मुंह बनाती है। तभी दोनों के पास उनका ऑर्डर आ जाता है। जहाँ प्रज्ञा ने पिज़्ज़ा मंगाया था तो वहीं स्वर्णा ने बर्गर मंगाया था। प्रज्ञा पिज़्ज़ा की स्लाइस उठाते हुए कहती है, और कितना पढ़ने का इरादा है? मुझे तो पापा की तरह एक्टर बनना था, लेकिन अब लगता नहीं कि ऐसा कुछ करूँगी। क्यों? स्वर्णा बर्गर खाते हुए एकदम से पूछती है, जिस पे प्रज्ञा मुंह बनाकर कहती है, साजन से बात करने का सोच रही हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है। पता तो है मैं बचपन से उनसे डरती थी, अब डर खत्म हुआ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अब भी रहता है। स्वर्णा खाते हुए फिर से कहती है, अरे हाँ मैं तो पूछना ही भूल गई, तुम भाई के साथ एडजस्ट कैसे हो गई? मतलब पहले तो उन्हें देखकर ही डर जाती थी, अब उनके करीब आने पर डर नहीं लगता? प्रज्ञा कहती है, बोला तो थोड़ा थोड़ा लगता है। स्वर्णा ये सुनकर सिर हिलाकर खाने लगती है। प्रज्ञा आराम से पिज़्ज़ा खाए जा रही थी, पर तभी अचानक उसका फ़ोन रिंग होता है। प्रज्ञा स्क्रीन पर देखती है तो अव्यान का कॉल था। ये देखते ही प्रज्ञा तुरंत कॉल रिसीव करके हेलो कहती है। अव्यान उधर से सख्ती से कहता है, जो पकड़ा है उसे चुपचाप नीचे रखो, तुम्हें पता भी है ये कितना ज़्यादा अनहेल्दी है, और स्वर्णा से भी कहो कि वो भी ना खाए। प्रज्ञा अपने पास रखे पिज़्ज़ा को देखती, फिर स्वर्णा के खाते हुए बर्गर को। प्रज्ञा धीरे से कहती है, लास्ट बार है, हम फिर कभी नहीं खाएंगे, वैसे भी नहीं खाए तो खाना और पैसे दोनों वेस्ट हो जाएंगे। इतना बोलते ही प्रज्ञा को कुछ ख्याल आता है। वो इधर से उधर देखते हुए कहती है, आपको कैसे पता कि हम लोग क्या कर रहे हैं? अव्यान इस वक्त ऑफिस में बैठा लैपटॉप पर प्रज्ञा और स्वर्णा को देख रहा था। प्रज्ञा के ये सवाल करते ही वो तुरंत कहता है, अगली बार जंक फूड को हाथ लगाया तो हाथ काट दूंगा। गलती से भी तबीयत खराब हुई ना तो देखना कि मैं क्या करता हूँ। अव्यान वार्निंग देकर तुरंत कॉल कट कर देता है। प्रज्ञा डर और नर्वसनेस के भाव से फ़ोन को देखती है। प्रज्ञा के एक्सप्रेशंस देखकर स्वर्णा कहती है, क्या हुआ, किसका कॉल था? प्रज्ञा तुरंत होश में आकर ना में सिर हिलाती है और पिज़्ज़ा डर से बहुत धीरे धीरे खाने लगती है।
सरना एक नज़र प्रज्ञा के एक्सप्रेशंस को देखती है, फिर कुछ भी ना बोलकर खाने लगती है। सरना खा ही रही थी, तभी अचानक उसकी नज़र एक और चली जाती है, जहाँ एक सिद्धार्थ बैठा हुआ था। उसके लेफ्ट हैंड पर बैंडेज था, जिसे देखते ही सरना को उस दिन की बात याद आती है। उस इंसिडेंट को याद करके सरना अपनी नज़रें झुकाती है, फिर कुछ पल बाद उसे फिर से देखने लगती है। सरना को अपने दिए हुए खरोच से बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन वो सिद्धार्थ के पास जाना भी नहीं चाहती थी। प्रज्ञा और सरना का खाना खत्म होता है तो दोनों उठकर अब वहाँ से जाती हैं। होटल के बाहर दोनों अपनी कार की ओर जा ही रही थी, तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है। एक्सक्यूज़ मी मैम। प्रज्ञा और सरना दोनों पीछे मुड़कर देखती हैं। दोनों की ओर एक आदमी दौड़ते हुए आ रहा था। सरना को वो आदमी देखा देखा सा लग रहा था। वो लड़का सरना के पास आकर एक कार्ड बढ़ाते हुए कहता है, हाय मैम, एक्चुअली मैं मिस्टर सिद्धार्थ ओबेरॉय का असिस्टेंट समीर हूँ। उन्होंने आपके लिए ये भेजा है और कहा है कि आप उनसे मिलने घर आएँ। सिद्धार्थ ओबेरॉय प्रज्ञा के मुंह से बेख्याली में निकल जाता है। स्वर्णा थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछती है, लेकिन क्यों? मैं उनसे क्यों मिलूं? समीर स्वर्णा की बात सुनते ही कहता है, देखिए मैम, मुझे उन्होंने ये सब नहीं कहा। जितना कहा वो मैंने आपसे बता दिया। प्रज्ञा सोचते हुए तुरंत कहती है, ये वही टीवी स्टार सिद्धार्थ ओबेरॉय है जिसे देखने के लिए लड़कियां मरती हैं? समीर हाँ में सिर हिलाकर जी हाँ में जवाब देता है। ये सुनते ही प्रज्ञा खुश होकर कहती है, यार अरना तो ले लेना, इतना फेमस हीरो तुम्हें पर्सनली घर आने के लिए कह रहा है। स्वर्णा लेना बिल्कुल नहीं चाहती थी, पर प्रज्ञा के जिद से वो ले लेती है। समीर अब वहाँ से जाता है तो प्रज्ञा और स्वर्णा भी कार में बैठकर निकल जाती हैं। पूरा दिन बीत जाने के बाद रात हो जाती है। आव्या, रुद्र और ध्रुवंश अब डिनर करने के लिए बैठे थे। रुद्र ने कुछ ऑर्डर नहीं किया था, वो बस बैठा हुआ था। आव्या और ध्रुवंश खा रहे थे। आव्या रुद्र को देखते हुए कहती है, तब से तो तुम मेरे साथ हो, कुछ खाया भी नहीं, तुम्हें भूख नहीं लग रही? ये बोलते हुए आव्या बहुत उदास होकर रुद्र को देखती रहती है। रुद्र आव्या को देखकर फटाक से जवाब देता है, मॉम को कुछ खिलाऊंगा तभी मैं कुछ खाऊंगा, अदरवाइज मुझे भूख नहीं लगती। मॉम शब्द सुनते ही ध्रुवंश कन्फ्यूज्ड हो जाता है। वो सोचते हुए कहता है, तुम तो नाजायज़ औलाद हो ना अपने बाप की, जिसे अपनी माँ के बारे में बिल्कुल नहीं पता। आव्या ये सुनकर ध्रुवंश को नाखुश होकर देखती है तो फिर रुद्र को देखती है। रुद्र के चेहरे पर इस वक्त कोई इमोशंस नहीं थे, वो बिल्कुल चुप था। रुद्र अपनी चेयर से चुपचाप उठकर खड़ा होता है और वहाँ से चला जाता है। पता नहीं क्यों, लेकिन ध्रुवंश को भी अपने बोले गए शब्दों पर बहुत ज़्यादा पछतावा होने लगता है। उसने ऐसी बात कह दी थी जो किसी के भी दिल को चोट पहुँचा सकती थी। आव्या दुखी होकर रुद्र को देखते हुए खाना छोड़ देती है। ध्रुवंश भी अपना चम्मच नीचे कर लेता है और आव्या को देखकर कहता है, कुछ गलत कह दिया है क्या मैंने? आव्या हाँ में सिर हिलाकर कहती है, रुद्र की मॉम कोमा में है और वो अपनी मॉम से बहुत प्यार करता है। नैना के बारे में सोचकर आव्या को रुद्र की हालत की बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगती है। वो उठकर कहती है, आई थिंक मुझे जाकर देखना चाहिए। आव्या जैसे ही जाने के लिए कदम बढ़ाती है, ध्रुवंश तुरंत उससे कहता है, नो ट्यूलिप, तुम बैठो, मैं देख कर आता हूँ। आव्या हैरान हो जाती है। वो कुछ कहती उससे पहले ही ध्रुवंश चला जाता है। आव्या कुछ सोचते हुए चेयर पर बैठ जाती है। रुद्र होटल के टेरेस पर खड़ा हुआ चांद की चांदनी को देख रहा था। उसके दोनों हाथ पॉकेट में थे और उसकी नज़रें बस एकदम चांद को निहार रही थीं। रुद्र की आंखों के सामने एक प्रेग्नेंट औरत हंसते हुए दिख रही थी। उसके कानों में कई सारी आवाज़ें गूंज रही थीं, कुछ हंसने की तो कुछ रोने की, तो कुछ दर्द से चीखने की। उन आवाज़ों में खुशी कम, दर्द ज़्यादा था। रुद्र को अचानक ही अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। रुद्र बिना मुड़े बस चुपचाप सा चांद को देखता रहता है। ध्रुवंश रुद्र के साइड में आकर खड़े होकर उसे देखते हुए कहता है, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे पास है। रुद्र चुपचाप सा रहता है। ध्रुवंश की बातों का कोई जवाब नहीं देता। ध्रुवंश कुछ पल रुद्र को देखता रहता है। रुद्र की चुप्पी उसके अंदर उमड़ते जज्बात को दिखा रही थी, जिसे रुद्र छुपाने की कोशिश कर रहा था। रुद्र को देखते हुए ध्रुवंश भी अब चांद को देखने लगता है। उसके मन में बहुत अजीब से ख्याल आने लगते हैं। ध्रुवंश चुप था, लेकिन उसका मन बहुत बेचैन। उसका दिल बार बार उसे रुद्र के अंदर के दर्द को दिखाने की कोशिश कर रहा था। जब कोई कोमा में रहता है तो कैसा लगता है, ध्रुवंश ने बहुत अच्छे से महसूस किया था, क्योंकि काव्या भी तो उसकी माँ ही थी और पूरे 18 साल तक उसने भी काव्या की हालत देखी थी, और साथ ही आव्यान की भी। ये सब कुछ सोचते हुए ध्रुवंश अचानक ही रुद्र के गले लगकर कहता है, आई एम सॉरी भाई। ध्रुवंश के जज्बात नहीं रुक सके। वो बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि उसके पास खड़ा इंसान उसका भाई है, जिसका खून उससे मिलता था। भले ही दादी एक न थी, लेकिन दादा तो एक ही थे, दोनों के ही अंदर।
प्रवीण सूर्यवंशी का खून दौड़ रहा था। रुद्र अब भी एक्सप्रेशनलेस था। उसी तरह से वो चुपचाप ध्रुवंश की पीठ पर हाथ रख लेता है। दोनों को ऐसे देखकर दूर खड़ी आव्या की आंखों में इस वक्त आंसू आ जाते हैं। दोनों का मिलन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। ध्रुवंश के इमोशंस बिल्कुल श्रेष्ठा पर गए थे। कभी कभी वो श्रेष्ठा की तरह इमोशनल हो जाता। आव्या अपने आंसुओं को पोंछकर जल्दी से टेरेस के नीचे उतर जाती है। आव्या दोनों को ये बिल्कुल नहीं दिखाना चाहती थी कि उसने दोनों को देख लिया। आव्या के पलकें गीली थी और उसके होंठों पर बड़ी सी स्माइल। जो वो चाहती थी वो हो चुका था। कुछ आधे घंटे बाद रुद्र और ध्रुवंश आते हैं। ध्रुवंश टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाते हुए कहता है, ट्यूलिप मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। आव्या उदासी से कहती है, अभी? ध्रुवंश हाँ में सिर हिलाकर आव्या को साइड हक करके उसके माथे पर किस कर लेता है और फिर कहता है, मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं कर सकता क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आव्या उदासी से मुंह बनाकर कहती है, ओके बाय। ध्रुवंश रुद्र को एक नज़र देखता है, फिर वहाँ से चला जाता है। आव्या रुद्र को देखती रहती है। तभी रुद्र उससे कहता है, लेट्स गो बेबी गर्ल, आई विल ड्रॉप यू। कहते हुए रुद्र आगे बढ़ने लगता है। तभी आव्या रुद्र के पास जाकर बेहोशी सी हालत बना लेती है। आव्या गिरती उससे पहले ही रुद्र उसे कमर से पकड़ लेता है। आव्या रुद्र के गले में बाहें डालकर कहती है, टुडे आई एम वेरी हैप्पी। भगवान ने मेरी ज़िंदगी में चुन चुन कर बेस्ट लोगों को दिया है। मम्मा, डैडा, भाई, अंश, मॉम, डैड, अरना, भाभी, चाचू और अब तुम। इतना बोलते हुए आव्या रुक जाती है। अब उसके दिमाग में उसका पूरा परिवार घूमने लगता है। आव्या दुख के मंजर में डूबी हुई रुद्र के गले से अपना हाथ हटा लेती है। रुद्र आव्या के हर एक बदलते एक्सप्रेशंस को देख रहा था। रुद्र आव्या के ध्यान को भटकाने के लिए कहता है, नाउ कम ऑन, अदरवाइज आई विल ईट यू। आव्या अपने ख्यालों से बाहर आती है और सब कुछ भूलकर मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, मुझे गोदी लो। रुद्र भौएं चढ़ाए उसे देखता है, फिर कहता है, क्या तुम्हारे पास पैर नहीं है बेबी गर्ल? आव्या मुंह बनाकर रुद्र को देखती है। आव्या के चेहरे को देखकर रुद्र आव्या को गोद में उठा लेता है। आव्या के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। रुद्र आव्या को ले जाते हुए कहता है, दैट्स वाई आई कॉल यू बेबी गर्ल। बोलते हुए रुद्र सीधा जाने लगता है। वहाँ आसपास के लोग उन्हें ही देख रहे थे। आव्या मुस्कुराते हुए कहती है, ओके देन आई विल कॉल यू बेबी बॉय। रुद्र तुरंत ही उससे कहता है, शट अप, आई एम नॉट अ बेबी बॉय, आई एम योर फ्यूचर बेबीज फादर। बोलते हुए रुद्र कार के पास ले जाकर आव्या को बिठाता है। आव्या हंसते हुए रुद्र को देखकर कहती है, कितना अजीब साउंड कर रहा है ना बेबी बॉय तुम पर। रुद्र कार में बैठकर आव्या को घूरता है क्योंकि आव्या रुद्र को चिढ़ाते हुए ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। सीरियसली बेबी बॉय रुद्र पर बहुत ज़्यादा अजीब साउंड कर रहा था। रुद्र कुछ देर तक आव्या को घूरता है, फिर कार स्टार्ट करता है। कार अब वहाँ से चल पड़ती है। और वहीं इधर अव्यान के कमरे में अव्यान वॉशरूम में था। प्रज्ञा लेटी हुई थी और उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। वॉशरूम का दरवाज़ा एक आवाज़ के साथ खुलता है। आवाज़ सुनकर प्रज्ञा झट से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अव्यान एक नज़र प्रज्ञा को देखकर एक फ़ाइल लेकर सोफे पर बैठ जाता है। प्रज्ञा धीरे से अपनी आंखें खोलकर अव्यान को चुपके से देखती है। तभी उसे बहुत अजीब लगता है। प्रज्ञा चादर को फेंककर दौड़कर वॉशरूम चली जाती है। अव्यान सिर उठाकर एक नज़र वॉशरूम की ओर देखता है। तभी उसे प्रज्ञा के खांसने की आवाज़ आती है। प्रज्ञा बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से खांस रही थी। ये सुनकर अव्यान थोड़ा घबरा जाता है। वो फाइल को टेबल पर पटककर वॉशरूम की ओर बढ़ जाता है। वॉशरूम में जाकर देखता है तो प्रज्ञा वॉश बेसिन के सामने खड़ी होकर वॉमिटिंग कर रही थी। अव्यान ये देखकर चुपचाप प्रज्ञा को देखता रहता है। प्रज्ञा आईने से अव्यान को देख लेती है। वो अपना मुंह साफ करके मुड़ती है। अव्यान बिना कुछ बोले वॉशरूम से निकल जाता है। प्रज्ञा इस वक्त अंदर अंदर डर रही थी। पिज़्ज़ा की वजह से उसकी तबीयत खराब हो चुकी थी, जिसके लिए अव्यान ने मना किया था। प्रज्ञा डरते हुए धीरे धीरे वॉशरूम से बाहर निकलती है। प्रज्ञा सिर झुकाई ही बेड के पास आती है। तभी उसे अव्यान की आवाज़ आती है, कम हेयर। प्रज्ञा अचानक ही अव्यान के बुलाने से हल्का हिल सा जाती है। वो धीरे धीरे अपनी नज़रें ऊपर करते हुए अव्यान को देखती है, जो सोफे पर टिककर आंखें बंद किए हुए था। प्रज्ञा थोड़ा डरते हुए वहीं खड़ी होकर हकलाते हुए कहती है, मुझे नींद आ रही है। इतना बोलते ही जैसे ही प्रज्ञा एक कदम बेड की ओर बढ़ाती है, तभी उसे अव्यान की सर्द आवाज़ सुनाई देती है, आई सेड कम हेयर। प्रज्ञा अब जल्दी से अव्यान के पास चली जाती है। प्रज्ञा फिर से हकलाते हुए कहती है, मैं फिर कभी नहीं खाऊंगी। अव्यान प्रज्ञा को खींचकर टेबल पर बिठाता है। प्रज्ञा उसे बस डर से देखे जा रही थी। अव्यान आंखें बंद किए हुए ही प्रज्ञा से कहता है, नाउ ईट मी। जैसे तुमने जंक फूड खाया वैसे ही मुझे खाओ। प्रज्ञा समझ ही नहीं पाती कि अव्यान आखिर कहना क्या चाहता है। अव्यान आंखें खोलकर झटके से प्रज्ञा के चेहरे पर झुकता है। प्रज्ञा डर से पीछे हो जाती है। अव्यान अपनी सर्द नज़रों से प्रज्ञा को घूरता रहता है, फिर उसे अचानक ही अपनी गोद में खींचकर बैठा लेता है। प्रज्ञा कसकर अव्यान की बाजुएं पकड़ लेती है। अव्यान प्रज्ञा के चेहरे पर हाथ घुमाते हुए कहता है,
मैंने मना किया था ना खाने के लिए। नाउ जस्ट ईट मी। प्रज्ञा नजरें झुकाए जवाब देती है, सॉरी। अव्यान प्रज्ञा के होठों को सहलाते हुए एकदम सर्द आवाज में कहता है, वॉट सॉरी? जो कहा है वो करो। प्रज्ञा कुछ पल चुपचाप बैठी रहती है, फिर कुछ वक्त बाद आगे बढ़कर अव्यान के गाल पर बाइट करती है। प्रज्ञा जैसे ही पीछे होती है, अव्यान पीछे से उसकी गर्दन पकड़कर उसके गाल को बहुत जोर से काट लेता है। प्रज्ञा की दर्द से अव्यान की बाजुओं पर पकड़ कस जाती है। अव्यान पीछे होकर फिर से कहता है, नेक्स्ट टर्न। प्रज्ञा अव्यान की गर्दन पर थोड़ा जोर से बाइट करती है। उसके पीछे हटते ही अव्यान प्रज्ञा की गर्दन पर अपने दांत गड़ा देता है। प्रज्ञा सिसक उठती है। वो सिसकते हुए कहती है, आह बहुत दर्द हो रहा है। अव्यान फिर से कहता है, नेक्स्ट टर्न। प्रज्ञा दर्द से अव्यान को देखती है। अव्यान की नज़र दूसरी ओर थी। प्रज्ञा अब फिर से अव्यान की गर्दन को थोड़ा और जोर से काटती है, जिससे उसके दांतों के निशान उस पर आ जाते हैं। उसके बाद अव्यान प्रज्ञा के दूसरे साइड गर्दन को काटता है। इस बार अव्यान के दांत थोड़े अंदर तक गए थे, जिससे प्रज्ञा की चीख निकल जाती है। वो रोते हुए कहती है, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़िए। अव्यान 10 मिनट तक उसे काटता है, फिर उससे दूर होकर प्रज्ञा के चेहरे को देखता है। प्रज्ञा की आंखों में दर्द से आंसू दिख रहे थे। अव्यान प्रज्ञा के आंसुओं को पोंछता है। प्रज्ञा सिर झुकाए सिसकने लगती है। अव्यान प्रज्ञा को गोद में उठाकर अब बेड पर ले जाकर लेटा देता है। प्रज्ञा अब तक रोते हुए सिसक रही थी। अव्यान फर्स्ट एड बॉक्स लेकर प्रज्ञा के पास बैठता है। अव्यान प्रज्ञा के बालों को पीछे करके अपनी काटी हुई जगह पर दवाई लगाते हुए कहता है, जब बात ना सुनकर खुद को चोट पहुंचाओगी तो सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। दर्द भी मैं दूंगा, मरहम भी मैं दूंगा। प्रज्ञा की अचानक ही सिसकी निकल जाती है, क्योंकि अब उसके बाइट मार्क्स पर हल्की जलन सी होती है। अव्यान झुककर प्रज्ञा की गर्दन पर धीरे धीरे फूंकते हुए ठंडी हवा का एहसास कराता है, जिससे प्रज्ञा को बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। अव्यान अब धीरे से प्रज्ञा के माथे पर किस करके पीछे हट जाता है और ड्रॉर से एक दवाई निकालकर उससे कहता है, ये खा लो, तुम्हारी वॉमिटिंग नहीं होगी। प्रज्ञा चुपचाप बैठकर दवाई खा लेती है और लेट जाती है। अव्यान प्रज्ञा को कंबल उड़ाता है और खुद जाकर सोफे पर फिर एक बार बैठ जाता है। प्रज्ञा अब आंखें बंद करके अव्यान के दर्द को सहते हुए सो जाती है। टू बी कंटिन्यूड।